नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट में। तो आज है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और करंट अफेयर्स देखने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं और काफ़ी सारा पेशेंस रख के इसमें चलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आपने इस बात को रियलाइज किया होगा कि आप किसी न किसी स्तर पे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन जो भी आपसे कमज़ोर है, चाहे जो कि एवरेज है पढ़ने में, लेकिन वो लगातार अगर लगा रहता है तो वो कहीं ना कहीं एक सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इसी वे में आपको चलना है। आप तेज हैं, कमज़ोर हैं, इससे मतलब नहीं, बस लगातार अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना है और सेम एनर्जी के साथ। कुछ अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, लेकिन वो सारा बरकरार करके चलना है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज ही है 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल के जो भी सारे क्वेश्चन मैंने अरेंज किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। सिंगापुर में क्या सिस्टम है? सिंगापुर पहले जब आज़ाद हुआ उसके बाद से यहाँ के जो भी पीएम होते हैं या जो भी मंत्री होते हैं तो उसको हाईएस्ट पेइंग दिया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन के जैसे नेता हैं, किसी को कहीं पेमेंट इस तरह का नहीं दिया जाता है। तो अगला इसका कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 15 अप्रैल 2024 को घोषणा की है कि वे प्रधानमंत्री ली सीन लूंग। तो ली सीन लूंग कौन है? ये अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो 15 मई 2024 को अपने कार्यालय से इस्तीफा दे देंगे, और वर्तमान में जो अभी उप प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग, उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग, और उनके उत्तराधिकारी बनेंगे उप प्रधानमंत्री जो अभी हैं लॉरेंस वोंग। वो 15 मई को इस्तीफा देंगे, उसके बाद इनका शपथ ग्रहण होगा, और 15 अप्रैल को इन्होंने इस बात की घोषणा की है। लॉरेंस वोंग 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चौथे प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे। और अपनी आज़ादी के बाद सिंगापुर की राजनीति में देखिए, एक जो पार्टी वहाँ की है पीपुल्स एक्शन पार्टी, इसी का वर्चस्व रहा है और इसी की सरकार हमेशा बनी है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है? ब्रिटेन। इसके कौन है अभी पीएम? तो ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस लिस्ट जो जारी किया है, उसमें किस देश को शामिल किया? देखिए, काफी देश हैं, लेकिन अभी रिसेंटली में एक पाकिस्तान को शामिल किया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के विदेश और राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय एसएफडीओ ने हाल ही में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया जिनके बारे में उनका कहना है कि ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा करने के लिए पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है। यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये सूचना दी गई है, उन्हीं के लिए एक लिस्ट जारी की गई है कि वहाँ आप पाकिस्तान में जाके यात्रा नहीं करें, या टूरिज्म के लिए आते हैं या अलग अलग पर्पज से लोग आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो आतंकी गतिविधि बढ़ी है, बहुत सारी घटनाएं बढ़ी है, इस कारण से इस तरह की एडवाइजरी जारी की है और इस लिस्ट में, वेरी डेंजरस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया। अगला जो पॉइंट है, पाकिस्तान के अलावा 8 और देश हैं जिनको इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें है रूस है, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान, बेलारूस, फिलिस्तीनी। तो इतने सारे देश हैं, हर में किसी में कुछ न कुछ हो रहा है। रूस में वॉर चल रहा है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इजराइल में, ईरान ने अभी इजराइल पे हमला किया है, सूडान, लेबनान, बेलारूस। तो ये सारे किसी न किसी जद में घिरे हुए हैं। इसके अलावा 2 सूची और तैयार की गई है, ब्लैक सूची और रेड सूची। तो इनमें भी कुछ कंट्री को रखा गया है जिनकी चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहाँ मानव पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है
हमारे राजस्थान में। देखिए इस तरह का जो भी परीक्षण होता है, जैसे परमाणु परीक्षण, देखिए 1971 में हुआ था और एक 1999 में हुआ था, एक इंदिरा गांधी के समय, एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो ये देखिए राजस्थान में इसलिए होता है कि वहाँ खुली जमीन है, ज़्यादा घर नहीं है रेगिस्तान क्षेत्र में, तो वहाँ परीक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला जो इसका जो कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 14 अप्रैल 2024 को DRDO के अधिकारियों के अनुसार समग्र प्रणाली में MPGTM लॉन्चर लक्ष्य प्राप्ति उपकरण एक अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MPGTM प्रणाली के सफल परीक्षणों के लिए DRDO और भारतीय सेना की सराहना की। इसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बड़ी संख्या में सफल मिसाइल फायरिंग परीक्षण किए गए, जिसमें पहला परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। यह हथियार प्रणाली और दिन रात ऑपरेशन में सक्षम है। अगला जो क्वेश्चन है, बालिका सशक्तिकरण। बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? देखिए बालिका सशक्तिकरण मिशन का शुरुआत NTPC ने पिछले साल भी किया था और इस साल भी किया है। तो ये नए संस्करण हो गया और पिछला साल शुरुआत हुआ था। तो नया संस्करण, इसका काम क्या है? जो समर वेकेशन अभी चल रहा है, तो समर वेकेशन में देखिए NTPC लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। बालिका सशक्तिकरण मिशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवा लड़कियों के लिए 1 महीने की कार्यशाला के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास के लिए मंच प्रदान करता है। और अप्रैल 2024 से आरंभ GM का नया संस्करण इस क्षेत्र के PSU के 42 विभिन्न चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों लगभग 3000 मेधावी छात्रों को जोड़ेगा। और इसके साथ ही लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी, 10,000 से अधिक हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत पे का पूर्णकालिक CEO किसे नियुक्त किया गया? भारत पे आपने सुना होगा, भारत पे जो कंपनी है ये अपना QR कोड लगाती है और जो कि पेमेंट होता है। पहले पेटीएम की शुरुआत हुई, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी प्रचार उसका भी किया गया, नोटबंदी के दौरान से ही किया गया और उसके बाद ये आए भारत पे, इन्होंने काफ़ी क्रांति लाई। और ये सारे UPI के बाद ही आए हैं। UPI एक ऐसा सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो इंटरफेस है हम लोगों के देश में, कि इस तरह का दुनिया में कोई सिस्टम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि इतना फास्ट ट्रांजैक्शन कर ले। इस कारण से कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी को कुछ न कुछ बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा कुछ आने वाले दशकों में। तो इसका जो CEO है नलिन नेगी, और इसके देखिए संस्थापक सदस्य में जो थे, अभी आपने काफ़ी चर्चित शो देखा होगा, उसमें वो आए थे और वो तो निकल गए अपना इस्तीफा दे करके, तो कुछ लोग चला रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बने। अगला जो क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये आदित्य श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला जो क्वेश्चन है, IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? देखिए पहले जो था 6.5 IMF ने दिया था, लेकिन इसको संशोधित करके कितना कर दिया अब? 6.8। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किस कंपनी के CEO अर्जुन मोहन CEO जो है CEO, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा किसने दिया है? बायजू के कंपनी से। तो बायजू के जो है रविंद्रन जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने हाथ में कमान ले लिया है, वो खुद से संभालेंगे। देखिए इनका अलग अलग है, ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऐप के थ्रू जो रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, और उसके बाद कुछ ऑफलाइन ट्यूशन करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। इस कारण से बायजू एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। जैसे कि अनअकैडमी का नाम सुना होगा आपने, तो अनअकैडमी और बायजू काफ़ी सारी अभी बढ़ रही हैं कंपनियां। अगला जो क्वेश्चन है,
10 नंबर, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया के बैडमिंटन खिताब जीता है? तो किस देश के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, आपने सुना होगा सलमान रुश्दी का नाम सुना होगा। तो सलमान रुश्दी कौन है? इन्होंने लिखी थी एक बुक मिडनाइट चिल्ड्रंस, मिडनाइट चिल्ड्रंस लिखी है, और एक काफ़ी विवादित बुक है सैटनिक वर्सेज। तो इसी के कारण ईरान से विवाद हो गया, उन्होंने फतवा जारी कर दिया, और पिछले कोरोना के दौरान 2022 में न्यूयॉर्क में एक शो के दौरान इन पर चाकू से हमला हुआ, जिसका परिणाम है कि ये एक आंख से अंधे हो गए हैं, एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से चाकुओं से हमला हुआ था, तो उसकी वर्णन अपने बुक में किया है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये भारत है, और भारत के साथ साथ काफ़ी कंट्री हैं, चीन भी है, अगल बगल के कंट्री इसमें जिम्मेदार है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो ये हैं सच्चिदानंद मोहंती। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और इसके रिगार्डिंग जो कुछ पॉइंट्स हैं देख लेते हैं हम लोग, कि 1 अप्रैल को अंधत्व निवारण सप्ताह मनाया जाता है, 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है, 9 अप्रैल को CIPF शौर्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हो तो आप कैरियर फैक्टम वहाँ सर्च करें, या इस लिंक पे जाएं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या तो आप सर्च बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं कैरियर फैक्टम अलग अलग, तो वहाँ से मेरा इस तरह का लोगो वाला चैनल आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, क्योंकि डेली अपडेट्स देते रहता हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।